आज का जो वीडियो है हमारा वो किस पे है, सेल पे। आज हम लोग सेल को पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेल क्या है और कैसे एक सेल से ही मिलके हम लोग बने हैं। इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग डेवलप हुए हैं, मतलब एक ही सेल, मतलब कह सकते हैं यूनिक सेल से एक सेल, यूनिक सेलुलर से हम लोग मल्टी सेलुलर कैसे हुए। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो किससे बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। तो कह सकते हैं ऑल मेड अप ऑफ सेल। हम लोग किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक सेल से मिलके बने हैं, वन सेल, मतलब मेड बाय, अगर वन सेल है ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर वन सेल है, या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म हैविंग वन सेल, ओनली वन सेल, एक ही सेल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म जो है टू सेल, तो कह सकते हैं बाई सेलुलर कहिए या डाई सेलुलर कहिए। कोई दिक्कत। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिज्म, हम लोग एक शब्दों में बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हैविंग मोर देन वन सेल, एक साथ, मतलब टू सेल को भी हम लोग बाई सेलुलर इन जनरल नहीं बोलते हैं, वन को यूनिसेलुलर बोलते हैं, और वन के बाद जितने भी हैं सबको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, तो हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये यहां तक दिखाई देगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। अब है कि सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया और कैसे जाने कि सेल का क्या क्या शेप है आपका। मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलके बना है, सेल से ही मिलके बना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन हमारा ये भी हो सकता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारा जो लाइफ है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो क्या है, आपका सेल है। ये दो वर्ड है, ये बहुत बड़ा मीनिंग है इन दोनों वर्ड का। स्ट्रक्चरल मतलब हम एक सेल से ही मिलके बने हैं, एक सेल से ही मिलके बने हैं, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब एक सेल के अंदर जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वही हमारा सारा बॉडी मिलके वो एक्टिविटी कर रहा है। मतलब समझिएगा कि सेल से सबसे पहले क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनेगा। इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। बस समझिए, सेल ऑर्गेनाइज जब होगा एक ऑर्गेनाइज मैनर में और बहुत सारे सेल मिलके एक ही फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे, तो हम लोग कहते हैं टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू जो मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, आपका टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। और बहुत सारे टिश्यू सिस्टम जब मिलेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में ऑर्गेनाइज होंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और तब जब ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा तो हमारा क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। समझ में आया। मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये जो बॉडी हमारा बना वो किससे बना है, सेल से ही मिलके बना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तब है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं, चलिए। जैसे मान के चलिए कि कोई एक सेल है, हम लोग डिटेल में उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक सेल है, तो इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है आपका, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे इसके ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे इसके आपके क्या है ऑर्गेनेल्स है। हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, बस यहाँ समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं। बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, अलग अलग उनका जिनका की क्या है फंक्शन है। तभी क्या है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर रिस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर आपका एक्सक्रीशन हो रहा है। सेल बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट भी करता है लाइसोसोम के थ्रू। तो सारे एक्टिविटी को करने के लिए एक अलग अलग स्पेस है, एक अलग अलग ऑर्गन्स है सेल के अंदर। मतलब फूड पैकेजिंग सिंथेसिस जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, आपका फूड का जो ये डाइजेशन है वो लाइसोसोम के द्वारा होगा, आपका पैकेजिंग है वो गोल्गी बॉडी के द्वारा होगा, आपका रिस्पिरेशन जो है वो कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होगा। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो सारे क्या होते हैं सेल के अंदर होते हैं। वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये पूरा बॉडी हमारा मिलके करता है। मतलब हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, हम लोग का भी रिस्पिरेशन होता है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन में सेल में हेल्प क्यों करता है, तो आपका ये उसका साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। एक विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सारे ऑर्गेन्स क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तब क्या है आपका हमारा भी एक्सक्रीशन होता है, हमारे भी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, यूरिनल डिस्चार्ज के रूप में, स्वेटिंग के रूप में, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके से। तो इसमें भी जो है ना जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो लाइसोसोम क्या करता है डाइजेस्ट करके सेल से बाहर करता है। तो ऑलमोस्ट जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारा एक बॉडी कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, वो सारा एक्टिविटी कहाँ आ रहा है सेल के अंदर। इसलिए सेल को क्या कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब है कि सेल की इतनी चर्चा हो गई, अभी हम लोग पता ही नहीं किए कि सेल के बारे में जो है ना बतलाए कौन थे। तो सेल के बारे में सबसे पहले कौन बतलाए थे आपके, रॉबर्ट हुक। कौन बताए थे आपके, रॉबर्ट हुक बताए थे, ठीक है। इन्होंने जो बतलाया था वो डेड सेल था। क्या था आपका, डेड सेल, हाँ डेड सेल। इन्होंने क्या बतलाया था रॉबर्ट। ये जो स्ट्रक्चर देखे वो किसके जैसा देखे, हनी कॉम्ब के जैसा देखे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर था इनका कुछ इस तरह से था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ये कुछ इस तरह से इनका बना हुआ था, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करेंगे यहाँ पे बनाने का और कोशिश कीजिएगा इस फिगर को बना लेने का। एग्जाम में आएगा तो इसी तरह का फिगर आप बना देंगे, आपका काम चल जाएगा। ऑलमोस्ट आपके बुक में भी कुछ इसी तरह का सेल दिया होगा, ठीक है। कॉर्क सेल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क सेल, ठीक है। ये क्या होता है, डेड सेल होता है। क्या होता है आपका, डेड सेल होता है। समझ में आया। तो ये क्या बनाया आपका, डेड सेल बताया। तब है कि जो लिविंग सेल के बारे में जो बतलाए थे वो कौन बतलाए थे, तो ये यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए कॉर्क सेल। फर्स्ट जो लिविंग सेल के बारे में बतलाए थे वो थे आपके हुक। क्या नाम था, एंड ई के लुवेन हुक, ठीक है। क्या नाम था आपका, एंटोन वॉन लुवेन हुक, या आप इसको शॉर्ट में है आप इसको एवी ये भी बोल सकते हैं। इन्होंने जो बतलाया था कि जो लिविंग सेल है वो किसमें देखे थे, तो देखिए इनके समय में माइक्रोस्कोप का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। बाद में जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो ये लोग माइक्रोस्कोप में देख के और तब बतलाए थे किसमें, ओनियन सेल में बतलाए थे। क्या बताए थे आपके, ओनियन सेल में बतलाए थे। उसका एक स्लाइस लिए थे और उसमें अंदर सेल जो था वो लिविंग सेल था और उसी में बहुत सारे ऑर्गेन्स वो करके देखे थे सेल के बारे में, लिविंग सेल के बारे में। तब है बात आपका कि इसके सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। देखिए ये डेड सेल था तो न्यूक्लियस वगैरह कुछ था नहीं, लेकिन जब ये क्या हो गया आपका लिविंग सेल हो गया, आपका क्या हो गया लिविंग सेल हो गया, तो इसमें क्या हो गया न्यूक्लियस भी होगा और बहुत सारे मेम्ब्रेन ये भी होंगे। तो जो न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किए थे वो कौन थे, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किन्होंने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। बाद में चूंकि देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता चला गया वैसे वैसे हम लोग आसानी से पढ़ते चले गए, तो हम लोग को सहूलियत भी हुआ और आसानी से हम लोग पढ़ भी रहे। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है ना लगभग डिस्कवरी के बारे में है कि सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक तो किए, लेकिन वो किस में किए, डेड सेल किए। कौन सा, कॉर्क सेल। ये क्या है आपका
कॉर्क सेल है। तब आपके लिविंग सेल के बारे में कौन बताया? लेवेनहुक साहब बतलाए। उन्होंने क्या किस पे बतलाया था? ऑनियन सेल में बताए थे। और बाद में फिर न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। और वही बतलाए थे कि सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेल्स है जो कि लगभग सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। तब अगर बात करें हम लोग साइज और शेप का, ठीक है, तो सेल का जो साइज है और शेप है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है, क्यों? ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेल आपका इस तरह से भी होगा, आप ऐसे बना दिए ऐसा भी होगा, आप ऐसे करके ऐसे बना दिए आपका ऐसा भी होगा। सपोज मान लेते हैं कुछ इस तरह से, नहीं इस तरह से, आप ऐसा कर दे आपका ऐसा भी होगा, आप ऐसा कर दे आपका ऐसा भी होगा। मतलब वेरिएशन बहुत सारा है। आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेप का जो है ना आपका जो सेल है वो है। और साइज का भी बहुत सारे वेरिएशन है। ठीक है, तो साइज जो है स्मॉलेस्ट भी है तो आपका क्या है? लॉन्गेस्ट भी है। कह सकते हैं कि आपका लार्जेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है, शॉर्टेस्ट भी है। तो हम लोग कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट जो सेल है आपका वो क्या है? आपका माइकोप्लाज्मा है। क्या है आपका? और इसका की साइज जो होता है वो कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6, मतलब 0.3 इंटू 10⁻⁻6 आपका मीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये किसमें है? ये लेंथ में है। किसमें? स्मॉलेस्ट सेल इन लेंथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आपका लेंथ कह सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है जो बैक्टीरिया, जो हम लोग इसके बाद जो हम लोग बैक्टीरिया सेल की अगर हम लोग बात करें, अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ये कितना होता है? 2 कितना होता है? 5 माइक्रो आपका मीटर। 2 to 5। अब कहीं कहीं बुक में देखिएगा 3 to 5 माइक्रोमीटर, कहीं कहीं 2 to 5 माइक्रोमीटर। तो ऑलमोस्ट इसी के शेप का आपका होता है, वो ध्यान दीजिएगा इसी के रेंज में। तो आप कुछ भी आप 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, माइक्रोमीटर में लिखिएगा तो वो लगभग आपका सही रहेगा। मतलब इससे तो बड़ा ही है, माइक्रोप्लाज्मा से आपका बैक्टीरिया क्या है? बड़ा ही है यहाँ पे, आप कह सकते हैं। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट सिंगल सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट अगर हम लोग सिंगल सेल की बात करें तो ये क्या है? एग ऑफ ऑर्चिड्स। लॉन्गेस्ट फिर तो नहीं होगा, लार्जेस्ट होना चाहिए। एग ऑफ लार्जेस्ट होना चाहिए, ऑर्चिड्स ये लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑर्चिड अभी बोल रहे थे, ये क्या होता है आपका? ऑस्ट्रिच होगा। ठीक है, एग ऑफ, ये लॉन्गेस्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? लॉन्गेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमको पता चला, लॉन्गेस्ट पता चला। अब लॉन्गेस्ट मतलब कितना बड़ा? कितना? तो लगभग आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 माइक्रोमीटर के अराउंड जो है ना आपका वो लंबा होगा। ठीक है, 7 से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, 7 का तो फिर आरबीसी का होता है। ये लॉन्गेस्ट मान के चलिए, यहाँ पे हमारे नोट्स में तो लिखा नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे कहीं मिलेगा तो हम उसको आपको मेंशन कर देंगे कि और एक का जो है ना साइज कितना है आपका। ठीक है, तब हम लोग अगर बात करते हैं कि ह्यूमन सेल, ह्यूमन के अंदर जो आपका सेल है वो कितना है, तो आपका अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी का अगर हम लोग बात करें ह्यूमन सेल के अंदर आरबीसी सेल, तो वो कितना है? 7 माइक्रोमीटर का है। 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में ही क्या है आपका? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर। उसी में हमारा जो नर्व सेल है आपका क्या है? नर्व सेल, वो कितना है आपका? सबसे लॉन्गेस्ट हो जाता है, जिसमें लॉन्गेस्ट कर सकते हैं, हाँ इसमें लॉन्गेस्ट कर सकते हैं नर्व सेल। ये लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 90 सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर सेंटीमीटर, मतलब ये दिख भी सकता है, बहुत लंबा लंबा होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं लॉन्गेस्ट। क्या कह सकते हैं? लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट हो गया आपका। लगभग ऑलमोस्ट लगभग हम लोग स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट का है ना हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। आरबीसी के सेल का भी हम लोग साइज देखे। तब हम लोग अगर बात करते हैं शेप की बात करें तो ये बहुत सारे शेप का होता है। ये कितने सारे? बहुत सारे शेप का होता है। अब बहुत सारे शेप में आपका क्या होता है? अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये सीधा लिख दीजिए, मेनी
शेप, या आप एनी शेप भी कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर भूल गए मान लेते एग्जाम में तो आप एनी शेप कह दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एनी शेप में है क्या, तो आपका ओवल भी हो सकता है, ओवल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपका क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपका पॉलीगोनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तब आपका पॉलीगोनल हो गया, उसके बाद कॉलमनर भी हो सकता है, कॉलम के जैसा। ठीक है, कॉलमनर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? लगभग एनी शेप में आप इसको कह सकते हैं। तब जो है हमारा सेल अगर हम लोग देखें तो सेल को हम लोग कैटेगराइज किए हैं दो भाग में, कौन कौन, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तब है इनको अगर हम लोग इनकी अगर बात करें तो हम लोग एक एक पॉइंट करके चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लोग सेल वॉल। क्या चलेंगे? सेल वॉल। अगर प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है? नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का बना नहीं होता है। आप कह सकते हैं नॉन सेल्यूलोजिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन सेल्यूलोजिक सेल, मतलब सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, सेल्यूलोजिक सेल, सेल वॉल मतलब इसका बना नहीं है। अराउंड आप कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा, या फिर कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है आपका। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का आप बस इतना ही याद रखिएगा कि सेलुलोज का बना नहीं होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें, तो इसका, अब देखिए यूकैरियोटिक में क्या आता है? प्लांट आता है, आपका फंगी आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका? फंगी आ गया, आपका एनिमल आ गया, आपका प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा। तो इन सब में आपको अलग अलग दिखेगा। आप कह सकते हैं कि एनिमल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। एनिमल में क्या है आपका? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, या कह सकते हैं कि सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। तब क्या है आपका? इसमें सेल वॉल आपका प्रेजेंट है, इसमें भी आपका जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है, और इसमें भी आपका सेल वॉल क्या है आपका? प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है आपका? प्रेजेंट है। ठीक है, और किसका बना होता है? इन सब में जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल कह सकते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, किसका बना होता है? सेल्यूलोजिक सेल। ठीक है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब एक पॉइंट है कि सेल वॉल अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपका सेल वॉल अगर है, जैसे एग्जांपल में क्या दे सकते हैं आप? बैक्टीरिया दे सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे है? नॉन सेलुलोजिक स्ट्रक्चर है, एग्जांपल हो गया आपका। तब कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तब जो दूसरा जो पॉइंट है इसमें आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है आपका? प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा आपका? प्रेजेंट होगा। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी आप कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन इन दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंतर है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल है और वन इनवेलप सिस्टम है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं ताकि वो आगे भी काम आएगा। अगर आपको लिखना है पॉइंट्स तो बस खाली कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रेजेंट प्रेजेंट। तब क्या है कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? सिंगल होता है, सिंगल सेल, सिंगल मतलब एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड कह सकते हैं वन इनवेलप आपका सिस्टम है। ये वन इनवेलप आपका सिस्टम है। ठीक है, तब है कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है आपका?
टू इनवेलप सिस्टम है। टू इनवेलप सिस्टम, कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसमें थर्ड अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स। अब नॉन मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स में एक ही आता है और वो क्या है आपका, राइबोसोम। क्या है आपका, राइबोसोम। राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो क्या होता है, 70S मिलता है। ये क्या है 70S, आगे हम लोग देख लेंगे। इसका 2 यूनिट होता है। इस 70S में 2 यूनिट होते हैं, इस तरह से और आप इस तरह से देखिएगा, आपका यूनिट बना हुआ है। एक यूनिट बड़ा होगा और एक यूनिट क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो जो 70S यूनिट है उसमें आपका क्या होता है, एक होता है 50S और एक होता है आपका 30S यूनिट। ये एस जो है साइंटिस्ट के नाम पे है उनका, आगे जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो समझेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है, बस इतना ही जान ली, यही काफ़ी है। इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट, मतलब मेम्ब्रेन वाला जो ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है ही, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इसमें जो राइबोसोम होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, 70S और 80S दोनों होता है। मतलब यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S का तो यूनिट हम लोग देख लिए। अगर 80S की बात करें तो इसमें जो 2 यूनिट होते हैं वो होता है, एक होता है 60S और एक होता है 40S। 60 40 100 और यहाँ 80, मैथ मत लगा दीजिएगा, ये मैथ नहीं है, ठीक है, ये बायोलॉजी चल रहा है हम लोगों का। तो बायोलॉजी में आप राइबोसोम का 2 यूनिट है, एस सी 80S का, उसमें 60S और क्या है 40S। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे, इतना जरूरी नहीं है हम लोग को डिटेल में भी जानने का, ठीक है। तब है आपका कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इसमें है ना, मेम्ब्रेन और भी जो जितने मेंबर हैं आप कह सकते हैं ऑर्गेनेल्स, अदर ऑर्गेनेल्स, अदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स क्या क्या है आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। तब होता है गोल्गी बॉडी, क्या होता है, गोल्गी बॉडी। तब कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। हैंडराइटिंग थोड़ा सा बहुत जबरदस्त टाइप का है हमारा, बस हमारे आवाज को सुनिएगा और वहां पे देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट लिखें, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी, न्यूक्लियस तो लिखे ही नहीं, बताइए, न्यूक्लियस। ये सब इसमें नहीं पाया जाता, ये सब जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं ये सब प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या लिखे, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है ना इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोट। यहां पे हम लोग कह सकते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। यहां तक में कोई दिक्कत, ठीक है। तब है कुछ कुछ और जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या है आपके, मेसोसोम्स। इसमें जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, मेसोसोम्स। तब है कुछ कुछ और जो स्ट्रक्चर है वो है आपका मेसोसोम्स। आप अगर 9th स्टैंडर्ड में है, पढ़ रहे हैं तो बहुत काफ़ी हम लोग देख चुके हैं, 3-4 वर्ड उसमें से याद रखिएगा, बाकी आगे के लिए काम आएगा। इसको हम बना के दिखलाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो ये मान लेते हैं बाहर वाला जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर में जो है ये मान के चलिए इस तरह से, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मेसोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यही है, इसी का नाम है आपका मेसोसोम्स। ये है क्या चीज़, ठीक है, ये है क्या, तो कह सकते हैं इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इन ग्रोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका फंक्शन क्या है, तो ये डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। क्या करता है आपका, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स, फंक्शन क्या करते हैं, हेल्प्स इन डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। ये सब इसमें यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब देखिए, चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस नहीं है, जिसके कारण हमारा क्या है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेसोसोम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है, मेसोसोम के साथ आपका अटैच होता है। कोई दिक्कत? मेसोसोम जो है ऑलरेडी रिस्पिरेटरी एंजाइम्स को है ना पॉजिटिव, मतलब इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम्स भी पाया जाता है। तो बहुत डिटेल में इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि आपका ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ तक आपका ये डिफरेंस रहा किसका, तो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स का। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो यूकैरियोटिक सेल बनाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि उनके स्ट्रक्चर में और क्या क्या है, ठीक है। और तब उसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो है उनका फंक्शन क्या है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक में आप एक बार फिर से कॉपी बुक पढ़ें, बुक से तो ज़्यादा ही है, कोशिश करें फिर भी बुक पढ़ने का। उसके बाद भी कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।